दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया से आप लोगों के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होंगी। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, मैंने आपके साथ टैट का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल फिलहाल में दिसंबर 2023 को 3 दिसंबर 2023 को टीजीटी टैट का जो एग्ज़ाम हुआ आर्ट्स का, इसमें जो सामान्य ज्ञान के सवाल थे, इन सवालों को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैं अब तक मैं टैट पर जो सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको डिटेल में सवालों को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इस पर, और आज अभी मैं दूसरा इसका वीडियो अपलोड कर रहा हूं इस पर। तो चलिए अधिक समय ना लेता हुआ इस वीडियो में देखते हैं आज का पहला सवाल। और जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 75 तक मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी सूरकोतरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपड़। तो दोस्तों घोड़े के जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो मिले हैं वो सूरकोतरा में मिले हैं। सवाल ज़रूरी था, आपको सवाल पूछा गया है। कालीबंगा जो है ये जो कालीबंगा जगह है ये गुजरात में है। माफ़ कीजिए, कालीबंगा जो जगह है ये राजस्थान में है। यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ, आपको अगर सवाल पूछा गया होता कि कांच की चूड़ियाँ जो है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पर मिली है, तो कांच की जो चूड़ियाँ मिली हैं वो कालीबंगा में मिली हैं। सूरकोतरा ये जो जगह है दोस्तों, ये जो जगह है ये गुजरात में है। और लोथल जो जगह है ये भी गुजरात में है। ये हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह था। बंदरगाह, अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी जगह पर बंदरगाह था, तो सूरकोतरा माफ़ कीजिए लोथल जो है यहाँ पर बंदरगाह था। और एक और बंदरगाह था सुत्का गेंडौर, ये पाकिस्तान में जगह पड़ती है। और रोपड़ में इंसान को कुत्ते के साथ दफनाया गया था, जहाँ से हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि जो इंसान ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया है वो कुत्ते को पालतू बनाया गया। और ये रोपड़ जो है ये भी पंजाब में ही साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है दोस्तों हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। मौर्य साम्राज्य का अगर आपको सवाल पूछा गया होता वो चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में आखिरी के जो दिन थे, अपने लेटर लाइफ जो इनकी रही, तो उसमें इन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया। जैन धर्म को इन्होंने एक्सेप्ट किया। और अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दी, तो जैन धर्म की जो दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को जो दी है वो दी है भद्रबाहु ने। भद्रबाहु, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था वो है अशोक। अशोक के समय, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, और और अशोक को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी है वो उपगुप्त ने दी है। और अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी जो संघमित्रा है उसको श्रीलंका भेजा है। लेकिन आपको सवाल पूछा गया है जैन धर्म का प्रसार किसके कार्यकाल में हुआ, तो इस सवाल का जो आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये जो समुद्रगुप्त है और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है दोस्तों, ये गुप्त काल में हुए। और गुप्त काल में जैसे आपको मालूम है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई है। कुमार गुप्त एक शासक था गुप्त काल में, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को बिहार में बनाया। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षाएं जो दी जाती थी, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षाएं वहाँ पे दी जाती थी। तो हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के समय जो ह्यून सांग ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के समय की, और हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई जो किताब है वो हर्षवर्धन पर ही आधारित है। इन सवालों को मैं अपने जो पुराने वीडियोज़ हैं उन पर अगर आप देखो तो इन सवालों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो लोग दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर जिन्होंने विजिट किया है उनको मैं बता दूं कि टैट पर हमने एक सीरीज़ शुरू की है। अगर आपने अब तक वो सीरीज़ बाकी जो क्वेश्चंस जो सीरीज़ हमने बनाई हुई है, जो बाकी वीडियोस हमने बनाए हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सवालों को बार बार पूछा जाता है, इन सवालों को ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 78 है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो कश्मीर है। जो बौद्ध संगतियां हैं या बौद्ध महासभाएं हैं आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि प्रथम बौद्ध संगति जो है या प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पर हुई या किस राजा के शासनकाल में उसको आयोजित किया गया, तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगृह में हुई है। राजगृह, और ये जो राजगृह है ये मगध की राजधानी हुआ करती थी।
मगध की जो राजधानी हुआ करती थी शुरू में राजगृह, और यहाँ पर पहली बौद्ध संगति जो है एक राजा थे, हर्यंक वंश में एक राजा थे जिनका नाम है अजातशत्रु। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, पहली बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति जो दोस्तों ये वैशाली में हुई है, दूसरी बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई है कालाशोक के समय, राजा कालाशोक के समय। तीसरी बौद्ध संगति दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र में, और ये अशोक के समय हुई, या अशोक ने इसको करवाया, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अशोक बौद्ध धर्म को उसने एक्सेप्ट किया था। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई, आपको सवाल पूछा गया है, चौथी बौद्ध संगति जो है ये, या बौद्ध महासभा जो है कश्मीर में हुई, और राजा कनिष्क के समय पर ये हुई, राजा कनिष्क के समय पर ये हुई कश्मीर में, या फिर कभी कभी कुंडल वन भी लिखा होता है, ध्यान रखिएगा, कुंडल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, और क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, दीन ए इलाही किसने शुरू किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर ने। तो दीन ए इलाही धर्म जो है इसकी स्थापना अकबर ने 1582 में की है, और इस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू शासक जिसने ताउम्र या मरते समय तक इस धर्म को माना, उसका नाम है बीरबल। बीरबल अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे, उन नौरत्नों में एक थे बीरबल, जो अकबर के सलाहकार भी रहे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं दोस्तों, आलमगीर के नाम से औरंगजेब गद्दी पर बैठे। जो जहांगीर है, जहांगीर का जो नाम है सलीम या शेखू नाम से इनके पिताजी अकबर इनको पुकारते थे। और बाबर जो है, बाबर जो है, भारत में अगर आपको सवाल पूछा जाए कि मुगल काल की स्थापना किसने की, मुगल काल के संस्थापक कौन है, तो 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल काल की स्थापना 1526 में की है। इन सवालों को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, गदर पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन ए सिद्धसेन, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी सूरज सेन, ऑप्शन डी बाबा कांशीराम। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो एग्जाम का, अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की हो, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई है, और इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई। गदर पार्टी की जो स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई है, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना उस समय जो अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने के लिए इस पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 में हुई है। और इसकी स्थापना में गदर पार्टी से जो लोग जुड़े हुए थे दोस्तों, जिन्होंने गदर पार्टी में कार्य किए, जिनमें से बहुत ज़्यादा फेमस है सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना हो गया, या फिर करतार सिंह सराभा हो गया, या लाला हरदयाल हो गया। ये गदर पार्टी की शुरुआत में इन्होंने जो बहुत ज़बरदस्त काम इन्होंने किए, इन्हीं से प्रेरित होकर के भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हिंदुस्तान में पैदा हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी से सवाल कई बार पूछा जाता है दोस्तों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको पूछा जा सकता है, कहाँ पर हुई दिस ये भी आपको पूछा जा सकता है। बाकी ऑप्शंस अगर देखें, ये सूरज सेन और सिद्ध सेन, ये मंडी रियासत के ये राजा थे। सूरज सेन जो है इन्होंने दमदमा महल का निर्माण किया, दमदमा महल का निर्माण जो है इन्होंने मंडी में किया है। इवन जो मंडी की जो शिवरात्रि होती है दोस्तों, उसमें जो देवी देवताओं की झांकी निकलती है, इसको भी सूरज सेन ने ही शुरू किया है। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहते हैं। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को सबसे पहले ये जो उपाधि बाबा कांशीराम को दी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है, नेहरू ने दी है। और बाबा कांशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल भी कहते हैं, और पहाड़ा दा बुलबुल बाबा कांशीराम को सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने ये उपाधि उनको दी है। अगला सवाल है कि मुराह नस्ल किस जानवर से संबंधित है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी भेड़। जो मुराह जो नस्ल है दोस्तों, ये भैंस की नस्ल है। ये हरियाणा जो है, हरियाणा स्टेट में ये जो भैंस पाई जाती है मुराह। गाय की कुछ प्रसिद्ध नस्लें जो हैं, जैसे लाल सिंधी हो गया, गिर हो गया, साहिवाल हो गया, साहिवाल हो गया, और इवन आपका जो थार पारकर है, ये गाय की कुछ प्रसिद्ध नस्लें हैं। दोस्तों जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, जो पालतू पशु होते हैं या जो दुधारू पशु होते हैं, उनकी आपको नस्लें मालूम होनी चाहिए। एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 82 है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भोपाल गैस त्रासदी का जो रिसाव हुआ था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी जो है 3 दिसंबर को हुई है दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी।
ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ये मैन मेड डिज़ास्टर था। 2 या 3 दिसंबर की रात को ये हुआ और 3 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ाम था और ये सवाल आपको पूछा गया। मैंने पिछला जो वीडियो ये पीछे भी टेट में ये सवाल पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो 3 दिसंबर को। उसमें ऑप्शन दिए गए थे 3 दिसंबर 1984 या फिर 31 दिसंबर 1984। इस तरह से भी ऑप्शन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है दोस्तों भारत लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी है भारत का प्रधानमंत्री। जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और अगर आपको सवाल पूछा गया होता संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, आपको सवाल पूछा गया होता तो संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो इस सवाल का जो आंसर उस समय हो जाता राष्ट्रपति। सवाल आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है? ऑप्शन ए है तट, ऑप्शन बी है स्थल डमरू मध्य, ऑप्शन सी है द्वीप, ऑप्शन डी प्रायद्वीप। 3 ओर से जो पानी से या समुद्र से घिरे भूभाग को दोस्तों प्रायद्वीप कहते हैं। अगर आप भारत के मैप को देखें तो ये इधर को बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, इधर को मन्नार की खाड़ी है और इस हिस्से को हम कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप। ये भारतीय प्रायद्वीप इसको हम कहते हैं। अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि खाड़ी किसको कहते हैं, खाड़ी और प्रायद्वीप में जो डिफरेंस यही है कि खाड़ी जो है, जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप के 3 तरफ को पानी है और एक तरफ को ज़मीन है। और जो खाड़ी है तो खाड़ी में क्या है कि खाड़ी में जो है, इस खाड़ी में एक ओर को सागर है और उसके इर्द गिर्द का जो अधिकांश इलाका जो है उसमें काफ़ी हद तक उसमें पानी भरा होता है, तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। द्वीप दोस्तों ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है उसे हम द्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपको पूछा जाए तो ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर आपको पूछा गया होता तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली में है। माजुली जो है, माजुली आसाम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1944। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1942 में ही दोस्तों क्रिप्स मिशन भी हुआ है। क्रिप्स मिशन, जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था। पोस्ट डेटेड चेक जो है महात्मा गांधी के द्वारा इसको कहा गया है, या ऐसा बैंक जो पहले ही दिवालिया हो चुका हो। और 1942 में ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पझौता आंदोलन हुआ है। पझौता आंदोलन जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित हुआ। आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 1940 में हुई है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा ध्यान रखिएगा ये अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है और अगस्त क्रांति ये सवाल अलग है। 1940 में ही मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन हुआ 1940 में, लाहौर अधिवेशन, 1940 में मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई। और 1944 में दोस्तों राजगोपालाचारी फॉर्मूला, अगर आपको पूछा जाए तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब दिया गया, तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के संदर्भ में था ये, तो इसको 1944 में जो राजगोपालाचारी थे उन्होंने दिया। इसके अलावा दोस्तों 1945 में वेवल मिशन हुआ और 1946 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1946 में कैबिनेट मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिशन। इसी के सुझाव पर भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन भी 1946 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, प्लासी का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1755, ऑप्शन डी 1757। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों ये 1757 में हुआ। और प्लासी का युद्ध, एक तरफ को बंगाल का नवाब था जिसका नाम है सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ को ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व उस समय रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ है, बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक तो बंगाल के नवाब यानी कि मीर कासिम था, दूसरी तरफ अवध का नवाब और तीसरी तरफ भारत का जो बादशाह थे, ये तीनों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े। अनफॉर्चुनेटली इनकी हार हुई
और बक्सर के युद्ध के बाद जो बंगाल का जो क्षेत्र है उसके जो दीवानी जो राइट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो मुझे लगता है ये सवाल गलत है। सवाल तो गलत नहीं है, सवाल में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत हैं। देखिए दोस्तों, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल, या तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग, वो होगा लॉर्ड कैनिंग, या फिर इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा वो सवाल का जो जवाब होगा वो होगा राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। देखिए, भारत में जो पहले वायसराय गवर्नर जनरल बने, भारत में जो पहले गवर्नर जनरल बने वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा के लिए कानून बनाया या फिर भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके बाद ये 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट आया उसके तहत ये बनाया गया, और उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल हुए। और जब 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है, ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है, ब्रिटिश राज। तो जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय बनाया गया। तो वो व्यक्ति जो थे वो कैनिंग थे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ 1857 की जो क्रांति हुई है वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई है। और मैंने आपको बताया जब भारत में ब्रिटिश राज शुरू हुआ, इससे पहले भारत में ब्रिटिश राज शुरू नहीं हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करने की कोशिश कर रही है। और जब ब्रिटिश राज भारत में शुरू हुआ तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय उनको क्या किया गया, वायसराय बनाया गया। इस तरह से भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड कैनिंग हुए, और भारत के जो पहले वायसराय हुए वो कैनिंग को ही बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हुए ब्रिटिश भारत में। भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस समय भारत का संविधान बनाया जा रहा था। अभी भारत का संविधान पूरी तरह से बनकर के तैयार नहीं हुआ है। भारत का संविधान तो क्या कहते हैं 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी को 1950 को उसको लागू किया गया। तो भारत जब आज़ाद हो गया, अंग्रेज जब यहाँ से चले गए, तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन वो सवाल इस तरह से पूछा जा सकता था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आंसर इसका लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के बाद राजगोपालाचारी को लॉर्ड माउंटबेटन के बाद राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो राजगोपालाचारी थे, या स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम जो गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के वो राजगोपालाचारी थे। आई होप ये सब सवाल समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके दोबारा से देखिए, या फिर आप इस सवाल को पढ़ भी सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, मैंने आपको, अगर आप पुराने वीडियोस देखे होंगे, ये जो बाकी ऑप्शंस हैं इनको मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की है अपने पिछले वीडियोज़ में। सो काइंडली पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, और क्वेश्चन नंबर 88 है कि आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। मैंने कई बार ये सवाल आपको पिछले वीडियोज़ में डिस्कस करके बताया दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, और स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके बचपन का जो नाम था वो था मूलशंकर, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई, 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, या फिर भारतवासियों के लिए है, ये नारा भी इनके द्वारा दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी है दोस्तों, किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज, और 1829 में इनके ही प्रयासों से सती प्रथा को ख़त्म किया गया। सती प्रथा के खिलाफ जो है कानून बनाया गया विलियम बेंटिक के द्वारा। इवन जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है दोस्तों, इसको भी मैंने पुराने वीडियोस में अगर आप देखें तो ये सवाल कई बार, ना जाने इवन ऑप्शन भी मुझे लगता है सेम रहते हैं, तो इस सवाल को कई बार डिस्कस किया जा चुका है और कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे के आने वाले सवालों में भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। महात्मा गांधी पर भी मैंने पिछले वीडियोज़ में डिटेल में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 89 है विटिकल्चर का अर्थ है ऑप्शन ए अंगूरों की खेती, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी रेशम कीटों का वाणिज्य पालन, ऑप्शन डी फल फूल और सब्जियों की खेती।
जो विटिकल्चर है दोस्तों, अंगूरों की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। मछलियों का जो पालन होता है उसको हम कहते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है, रेशम के जो कीड़ों का जो पालन है इसको कहते हैं दोस्तों सेरिकल्चर। सेरिकल्चर। और ये जो शहतूत का जो पत्ता होता है उस पर ये खेती की जाती है। इवन दोस्तों अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि एपीकल्चर बताइए, जो एपीकल्चर है तो एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। फलों के जो फलों का जो अध्ययन होता है या इनकी जो खेती होती है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी। फूलों का जो उत्पादन होता है या उनका जो अध्ययन होता है उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार इनको सवाल पूछा जा चुका है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। इवन जो सब्जियों की जो खेती होती है उसको हम ऑलरिकल्चर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी ये सभी। देखें दोस्तों, जो नवीकरण संसाधन होते हैं ऊर्जा के, नवीकरण जो स्रोत होते हैं, ऐसे स्रोत जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है, प्रयोग बार बार इनका किया जाएगा, एक बार प्रयोग करने पर ये ख़त्म नहीं होंगे और ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी इसका सही आंसर है। ये सभी के सभी जो है, माफ़ कीजिएगा, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। ऐसे स्रोत ऊर्जा के जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जाता है, एक बार प्रयोग करने पर वो ख़त्म हो जाते हैं, या जो लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं वो ऊर्जा के होते हैं अनवीकरणीय स्रोत। वो होते हैं अनवीकरणीय स्रोत, यानी कि नॉन रिन्यूएबल। जैसे कोयला है, एक बार प्रयोग करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम है, एक बार प्रयोग करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे एलपीजी है, एलपीजी एक बार प्रयोग करेंगे ख़त्म हो जाएगा, और ये सभी लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद अगर आया होगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, उनके लिए भी मैं जल्द वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।